नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मौलिक अधिकार का हम अध्ययन कर रहे थे। छोटी बातें जो अनुच्छेद में दी गई हैं, इस पे हमने पूरे अनुच्छेद को, जो मौलिक अधिकार के 12 से 35 तक है, इसको हमने अध्ययन किया किस अनुच्छेद में क्या है, और 12-13 को हमने अच्छे से भी देखा है, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव व्याख्या करके देख ली है 12-13 को। तो 14 यानी समता का अधिकार, ये जो समानता का अधिकार है, यहीं से शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण, यानी राज्य किसी भी व्यक्ति को, जो विधि के सामने सभी एक समान है, विधियों का समान आपको संरक्षण दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। व्यक्ति कौन है? जैसे किसी व्यक्ति जैसे नागरिक, गैर नागरिक या विधिक व्यक्ति, कंपनी का, निगम का, कोई भी व्यक्ति हो, वह विधि के सामने उसे समानता दी जाएगी और विधियों का समान संरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। विधि के समक्ष समता क्या है? इसकी अवधारणा ब्रिटेन से प्रेरित है। दोस्तों, यदि क्वेश्चन में आ जाए विधि के समक्ष समता जो है कहाँ से प्रेरित है, तो यह ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। ब्रिटेन से इसकी अवधारणा ली गई है। विधि के समक्ष समता का मतलब है कानून के सामने सभी समान हैं, किसी को विशेष अधिकार नहीं है, यानी सभी कानून के सामने समान हैं, किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया गया है। विधि का शासन A.B. डाइसी ने दिया है। जो विधि का शासन है, इसको A.B. डाइसी एक लेखक हैं, इन्होंने ही दिया है विधि का शासन। अब ये विधि के समक्ष समता हो गई। अब देखते हैं विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब है कि ये तो यूएसए से प्रेरित है। विधियों का समान संरक्षण यूएसए से प्रेरित है। इसका मतलब है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा, यानी विधियों का समान संरक्षण, यानी समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। असमान परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार किया जाएगा, यानी विधियों का समान संरक्षण आपको प्रदान करने के लिए असमान परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार किया जाएगा। इसका यही मतलब है। एक है तार्किक वर्गीकरण। अगर देखा, सरल एवं समझने योग्य है, यानी बोधगम्य जो विभेद है, तार्किक वर्गीकरण का यही मतलब है कि सरल एवं समझने योग्य हो, कोई भी शब्द हो, विभेद तार्किक हो तथा अधिनियम के उद्देश्य के साथ तर्क संगत हो। यदि आप असमान परिस्थिति है, कोई अलग अलग यदि आप व्यवहार कर रहे हैं, तो इसका तार्किक वर्गीकरण यही है, कहता है कि सरल एवं समझने योग्य हो, विभेद तार्किक हो तथा अधिनियम के उद्देश्य के साथ तर्क संगत हो। तार्किक वर्गीकरण का आधार यही है कि जो आधार है वो आय, राज्य हित, शिक्षा, भौगोलिक, विशेष व्यक्ति, विशेषाधिकार आदि से है। इसमें किसी प्रकार की असमानता है, जिसमें इस परिस्थिति में अलग अलग व्यवहार किया जा सकता है। एक व्यक्ति या विधिक व्यक्ति कंपनी को एक वर्ग मान सकते हैं, यह सही बात है। इसका निर्णय है चिरंजीत लाल बनाम भारत संघवाद में यही बताया गया है कि यदि कोई समान परिस्थिति नहीं बन रही है दो लोगों में, तो उन पर अलग अलग व्यवहार किया जा सकता है, जिससे उसमें समानता आ जाए। इसलिए बताया गया कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा, लेकिन असमान परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार किया जा सकता है। और अभी तार्किक रूप से हो, तार्किक वर्गीकरण हो, उसमें सरल हो, समझने योग्य हो, और विभेद तार्किक हो, तर्क संगत हो। इसके बाद विधि का शासन। विधि का शासन यह मूल ढांचा है। मिनर्वा मिल्स केस में यह कहा गया है कि जो विधि का शासन है
विधि का शासन जो एबी डाइसी ने जिसको दिया है, एबी डाइसी ने, यह मिनर्वा मिल्स केस में इसे कहा गया कि यह मूल ढांचा है विधि का शासन। अब अनुच्छेद 14 के कुछ अपवाद देखते हैं। अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 361 कहता है राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विशेषाधिकार, इसका अपवाद है कार्यकाल में किए गए किसी भी कार्य के प्रति न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। यानी ये तो कहता है नंबर अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी को समान, विधि के समक्ष सभी समान हैं और विधियों का समान संरक्षण भी दिया जाएगा। इसका अनुच्छेद 361 कहता है राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की विशेषाधिकार, क्योंकि बताया गया कि कोई विशेषाधिकार किसी को नहीं दिया है। कानून के समक्ष, कानून के सामने सभी समान है, किसी को विशेष अधिकार नहीं है। लेकिन इसका अपवाद ये है राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को विशेषाधिकार दिया गया है। यह एक अपवाद है। अनुच्छेद 361 में यह कहा गया है कार्यकाल में किए गए किसी भी कार्य के प्रति न्यायालय में जवाबदेह नहीं है, लेकिन बल्कि यह कहा गया है मौलिक अधिकार में यदि आप किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। लेकिन अपवाद में यह है कि कार्यालय में, कार्यकाल में, जो कार्यकाल है उनका, कार्यकाल में किए गए किसी भी कार्य के प्रति न्यायालय में जवाबदेह नहीं है राष्ट्रपति और राज्यपाल के। इसके बाद देखते हैं कि पद पर रहते हुए, और अपवाद है पद पर रहते हुए गिरफ्तारी कारावास से छूट दी जाएगी। किसी भी न्यायालय में कोई भी दांडिक मुकदमा चालू रहेगा या प्रारंभ किया जाएगा। व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए कार्य के लिए कोई दीवानी मुकदमा नहीं प्रारंभ होगा, क्योंकि 2 माह पूर्व आपको नोटिस दी जाएगी तब होगा। इस प्रकार से में युक्त जो तर्क संगत है उसी में ही छूट दी जा सकती है। यह इस अनुच्छेद का ये अपवाद है। राष्ट्रपति जो संवैधानिक पदे हैं, ये सब राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके प्रति ऐसे छूट दिए गए हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 105 कहता है कि संसद या संसदीय समिति में सदस्य द्वारा कही गई बात या मत के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। ये भी एक अपवाद है। उसमें तो कहा गया कि किसी को विशेष अधिकार नहीं है, लेकिन यह विशेष अधिकार ही है, क्योंकि संसद या संसदीय समिति में सदस्य द्वारा कही गई बात या मत के लिए न्यायालय में कोई जवाबदेह नहीं, जबकि कहा गया है कि किसी प्रकार विशेष अधिकार नहीं है, सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा। 194 अनुच्छेद है, यह कहता है विधानमंडल या उसकी समिति के सदस्य को उपरोक्त अधिकार है। यह जो अधिकार दिए हैं यह विधानमंडल में भी ऐसा है। इनको भी समझ लो विशेष अधिकार है, क्योंकि ये न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे इसका उल्लंघन, क्योंकि ये संसद संसदीय समिति में कोई भी बात कह सकते हैं। संसद की बैठक में ये छूट प्रदान की गई है। अन्य देशों के जो प्रमुख हैं जैसे एवं राजदूत हैं उनको भी विशेषाधिकार है कुछ। तो जैसे कहा गया है विधि के सामने कोई विशेष अधिकार किसी को नहीं दिया गया है, लेकिन ये भी अपवाद है अन्य देशों के जो प्रमुख एवं राजदूत हैं इनको कुछ विशेषाधिकार है। यूएनओ के प्रतिनिधियों को भी कुछ विशेषाधिकार दिया गया है। तो ये सब है। इसके बाद अनुच्छेद 31 गा कहता है 31 कि आर्टिकल 14 का यह अपवाद है। कहता है 31 गा, ये भी आर्टिकल 14 का ही अपवाद है। कहता है कि राज्य डीपीएसपी यानी राज्य नीति निर्देशक तत्व को आर्टिकल 39 खा 39 गा को लागू करने के लिए कोई विधि बनाता है तो उसे आर्टिकल 14 के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। यह भी एक अपवाद है, क्योंकि यदि राज्य का नीति निर्देशक तत्व है जो आर्टिकल 39 खा 39 गा की को लागू करने के लिए कोई विधि बनाता है तो उसे आर्टिकल 14 के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। जबकि समानता का अधिकार में है कि यह एक मौलिक अधिकार, यदि इसका उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यह आर्टिकल 14 का अपवाद है 31 का, जो
39 खा और गा है, इसमें क्या दिया गया है? 39 खा में दिया गया है सामूहिक हित में समुदाय के संसाधनों का समान वितरण, सम वितरण। यानी सामूहिक हित में कि कोई उच्च है, कोई नीच है, छोटा बड़ा है, असमान है, उसे उस समुदाय के संसाधनों का समान वितरण, सम वितरण, क्योंकि जो सामूहिक हित में होगा जिसका, उसमें उसके प्रति कोई या चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यह सामूहिक हित में कार्य कर रहा है। समुदाय के लिए संसाधनों का जो है समान वितरण किया जाए। गा कहता है कि धन एवं उत्पादन के साधनों का संकेन्द्रण को रोकना, यानी कोई धन है एवं उत्पादन है, इसके साधन है तो उसको संकेन्द्रण को रोकते हैं यदि, तो इसके प्रति भी 14 लागू नहीं होगा। जहां आर्टिकल 31 आता है वहां 14 चला जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए। जहां अनुच्छेद 31 को लागू किया गया वहां अनुच्छेद 14 शून्य हो जाएगा। 31 जहां इसका 31 जहां आता है, यह था अनुच्छेद 14 दोस्तों। अब देखते हैं अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 है कि 15(1) में कहा गया है यह केवल नागरिकों को प्राप्त है कि राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान पर इसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जन्म स्थान, निवास स्थान, जन्म स्थान, निवास स्थान पर भेदभाव किया जा सकता है। निवास स्थान पर, जन्म स्थान की बात है, केवल और केवल धर्म, मूलवंश, जात, लिंग और जन्म स्थान, लेकिन निवास स्थान पर भेदभाव किया जा सकता है। अनुच्छेद यह 15 है, 15(1) में ऐसा कहा गया। इसके बाद देखते हैं 15 यानी अर्थात कहता है अन्य आधार पर हो सकता है, लेकिन इन पांचों, केवल इन पांचों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15(2) कहता है, तो 15(1) हमने देखा। अब 15(2) कहता क्या है कि राज्य प्लस व्यक्ति दोनों को मना करता है। क्या मना करता है? जो 15(2) है, अनुच्छेद 15(2), राज्य और व्यक्ति दोनों को मना करता है कि उपरोक्त 5 आधारों पर, जो जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर, जो हमने बताया आपको, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उपरोक्त 5 आधारों पर किसी व्यक्ति को होटलों, भोजनालयों, मनोरंजन के साधनों में प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता। 15(2) कहता है। और कहता है कि सार्वजनिक स्थल जो सबके प्रयोग के लिए हों, जो सार्वजनिक स्थल हैं, वहाँ पर उपरोक्त आधारों पर मना नहीं किया जा सकता। जैसे तालाब, कुआं, झील, पार्क, सड़क आदि जगह, यहाँ उपरोक्त आधारों पर किसी को मना नहीं किया जा सकता, कोई भी हो। अब 15(3) कहता है कि राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। एग्जाम्पल, स्त्रियों, बालकों के लिए पोषाहार विशेष योजना, प्रसूति आदि, ये सब बताया। राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता, जो युक्त संगत हो, इसमें विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे स्त्रियों को, बालकों के पोषाहार के लिए आदि के लिए। अनुच्छेद 15(4) कहता है, जो 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इसे 15(4), कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े तथा अनुसूचित जाति, SC और ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। एग्जाम्पल, निर्वाचन में सीटें का अच्छा, शुल्क में छूट आदि का या प्रावधान या विशेष छूट प्रदान कर सकता है सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए। यह 15(4) में कहा गया। इसके बाद 15(5) में जो 93वां संविधान संशोधन सन 2005 में जुड़ा था, तो जो अनुच्छेद 15(5) है, इसमें कहा गया है कि OBC, SC, ST के लिए शैक्षणिक संसाधनों में प्रवेश में आरक्षण। कोई भी शैक्षणिक संस्थान है जो एजुकेशन से संबंधित है, उसमें इन तीनों के लिए प्रवेश में
प्रवेश में संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण दिया गया है। 15(16) कहता है, 15(6) कहता है, अनुच्छेद 15(6) में दिया गया है 103वां संविधान संशोधन सन 2019 के अनुसार कि 10% अतिरिक्त आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को दिया जाए, ऐसा इसमें कहा गया है। ये दोस्तों हमने 14-15 अनुच्छेद देखा। अब देखते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है कि यह केवल और केवल नागरिकों के लिए है और किसी के लिए नहीं है। तो केवल और केवल नागरिकों के लिए है। अनुच्छेद 16(1) कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी लोक नियोजन में अवसर की मतलब चाहे भर्ती हो, अवकाश हो, पदोन्नति हो, पेंशन हो आदि में समानता लोक नियोजन में। 16(2) कहता है कि 7 आधारों पर धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्म स्थान तथा उद्भव एवं निवास स्थान के आधार पर किसी को आपात नहीं तथा भेदभाव नहीं किया जा सकता। 16(2) कहता है आपको अवसर की समानता दी जाएगी। इन 7 के अलावा ये 16(1) और 2 दोनों का यही अधिकार है कि अवसर की समानता भर्ती, अवकाश, पदोन्नति सभी में, किसी भी चीज में, और 7 आधारों पर किसी को भी आपत्ति नहीं है, आपात नहीं किया जा सकता, ना ही किसी प्रकार से भेदभाव किया जाता है। इन 7 आधारों पर धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्म स्थान तथा उद्भव एवं निवास स्थान, इसमें उद्भव निवास स्थान को जोड़ दिया गया है। इसके आधार पर किसी के प्रति भेदभाव की भावना नहीं रखी जाएगी, भेदभाव नहीं किया जा सकता। भर्ती, अवकाश, पदोन्नति, पेंशन आदि में अवसर की समानता दी जाएगी लोक नियोजन में। यह केवल और केवल नागरिकों के लिए ही है। 16(3) कहता है संसद को शक्ति है कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है, यानी भेदभाव दे सकता है, यानी यह आरक्षण दे सकता है निवास स्थान के आधार पर, और यह भेदभाव युक्ति होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए। 16(4) कहता है राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण मिलेगा, यह राज्य निर्णय करेगा। 16(4) कहता है राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं इसमें पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण मिलेगा, इसका निर्णय राज्य करेगा। ये 16(4) कहता है। 16(4)(a) कहता है, 16(4)(a) इसमें जोड़ा 16(4) में ही पदोन्नति में आरक्षण SC ST के लिए, और यह संविधान संशोधन 77वां 1995 जोड़ा गया। 77वां संविधान संशोधन 1995 में जोड़ा गया कि पदोन्नति में आरक्षण SC ST के लिए है 16(4)(a) में। 16(4)(b) में अग्रनयन यानी बैकलॉग संविधान संशोधन 81वां संविधान संशोधन सन 2000 में इसे लाया गया, और इसमें अग्रनयन बैकलॉग लाया गया 16(4)(b) में है अनुच्छेद। इसमें 15 सीट जैसे 10 भरी हुई हों और 5 खाली हों, तो 15 सीट है, 10 भर गई तो 15 खाली है। अगले वर्ष 100 सीट है तो 15 खाली, तो 15 + 20 होंगी, यही बैकलॉग है। इसको लाया गया 16(4) में। 16(4) में बैकलॉग लाया गया कि अगले साल सीटों का पुनः से भरण होगा, क्योंकि ये 20 सीटें खाली रही, इसी को ही बैकलॉग कहते हैं। 16(5) कहता है अनुच्छेद 16(5) कि धार्मिक संसाधनों में उसी धर्म के प्रति नियोजन का प्रावधान। धार्मिक संस्थानों में उसी धर्म के व्यक्ति के नियोजन का प्रावधान 16(5) में दिया गया है। 16(6) कहता है अनुच्छेद 16(6) में 103वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था कि आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसे EWS कहते हैं, EWS।
16(4) में जिन्हें आरक्षण मिला उन्हें इसमें नहीं मिलेगा। ये 16(4) में जो आरक्षण दिया गया है कि राज्य के अधीन सेवा में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण मिलेगा, इसका निर्णय राज्य तय करेगा। तो इसमें कहा गया है कि जो 16(4) में जिन्हें आरक्षण मिला है उन्हें इसमें आरक्षण नहीं मिलेगा, सिर्फ सवर्ण को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस का निर्धारण राज्य करेगा कि हमारे यहाँ कौन गरीब है, कौन नहीं है, कौन है। 10% आरक्षण, यह आरक्षण सीमा 50% से अतिरिक्त होगा। जो 50% आरक्षण है इसकी अतिरिक्त जो है उसमें होगा ये 10% आरक्षण। राजनीतिक आरक्षण प्रारंभ में 10 वर्ष था, अनुच्छेद 334 में है। प्रारंभ में जो राजनीतिक आरक्षण था 10 वर्ष था, बाद में संशोधन द्वारा इसे बढ़ाया गया, वर्तमान में 80 वर्ष है। 104वां संविधान संशोधन के अनुसार राजनीतिक आरक्षण 80 वर्ष कर दिया गया है। आर्टिकल 330 में यह वर्णित है संसद में आरक्षण, संसद में भी आरक्षण का प्रावधान है, अनुच्छेद 330 कहता है। 332 के अनुसार विधानमंडल में आरक्षण दिया गया है, क्योंकि एंग्लो इंडियन की सीट को अब समाप्त कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 332 विधानमंडल में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है और एंग्लो इंडियन की सीट को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जो ईडब्ल्यूएस है इसको देखते हैं। ईडब्ल्यूएस क्या है? तो ईडब्ल्यूएस क्या है कि परिवार की आय 8 लाख वार्षिक से कम हो और व्यक्ति हो चाहे उसके परिवार की हो, इसी परिवार की आय 8 लाख वार्षिक से कम हो व्यक्ति की, तथा माता पिता प्लस नाबालिग भाई बहन प्लस नाबालिग बच्चे प्लस पति पत्नी सभी को मिला करके, कोई भी व्यक्ति हो माता पिता सभी को मिला करके 8 लाख वार्षिक से कम हो परिवार की आय, वो ईडब्ल्यूएस में आएगा। 5 एकड़ जमीन हो तो नहीं माना जाएगा ईडब्ल्यूएस। यदि आपकी जमीन, आपके पास कुल जमीन 5 एकड़ है तो आपका ईडब्ल्यूएस नहीं माना जाएगा। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत किया गया, यानी अस्पृश्यता का अंत देखा जाए तो अस्पृश्यता का अंत किया गया। 17 में संसद अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया गया और इसे 1976 में इसका नाम बदला कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। 1955 में पारित किया गया लेकिन 1976 में इसका नाम बदल दिया गया। अस्पृश्यता का मतलब है जिसे पूजा से रोकना, अपमान करना, सार्वजनिक स्थानों पर मना करना, व्यापार में भेदभाव, कोई सिद्धांत, दर्शन, पुस्तक आदि सही ठहराना। यह दंडनीय अपराध है क्योंकि यह एक निरपेक्ष अधिकार है। जब यह अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित हुआ था तो किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का भय नहीं था, इसका उल्लंघन भी करते थे, अस्पृश्यता का अंत नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए इसका नाम बदल करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 किया गया। यदि कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो वह एक दंडनीय अपराध है, यानी एक निरपेक्ष अधिकार है, अनुच्छेद 17। तब से इसका प्रभाव थोड़ा देखने को मिला। इसके बाद अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत सेना एवं विद्या के क्षेत्र में अनुमत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की उपाधि धारण नहीं करेगा, लेकिन कुछ युक्ति संगत है। जैसे सेना एवं विद्या के क्षेत्र में अनुमति दी गई है कि आप उपाधि धारण कर सकते हैं। भारत का नागरिक विदेश से उपाधि नहीं प्राप्त करेगा। कोई भी व्यक्ति हो, विदेश में यदि कोई उसे मिलती है उपाधि तो उसे धारण नहीं करेगा। गैर नागरिक व्यक्ति जो राज्य के लाभ या विश्वास के पद पर हैं वह राष्ट्रपति की अनुमति से उपाधि ले सकते हैं। गैर नागरिक व्यक्ति जो राज्य के लाभ के प्रति है। इसके बाद भारत का नागरिक लाभ या विश्वास पर पद पर है तो वह राष्ट्रपति की अनुमति से भी प्राप्त कर सकता है, वो भी प्राप्त कर सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति से प्राप्त कर सकता, अन्यथा नहीं।
1954 से भारत रत्न प्रारंभ पद्म पुरस्कार जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आदि पुरस्कार का आयोजन हो रहा है। तो कहा गया कि 1977-79 तक स्थगित रहे या स्थगित रहा। 1980 में पुनः प्रारंभ किया गया इसे, क्योंकि 1996 में बालाजी वर्सेस BOI का मुकदमा था, केस एक था, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये उपाधियां नहीं हैं। जो ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, जो भारत रत्न है, पद्म पुरस्कार, ये कोई उपाधियां नहीं है, यह अलंकरण है। अलंकरण दिया जा सकता है, ये उपाधि नहीं, यह एक अलंकरण है। इसमें शर्तें हैं कि इन्हें नाम के आगे पीछे नहीं लगाया जा सकता कि फला पद्म विभूषण फला आदमी, पद्मश्री रमाकांत, इस तरह से आप इसके आगे पीछे नहीं लगा सकते। रमाकांत भारत रत्न रमाकांत, पद्म पुरस्कार विजेता फला आदमी, आप इन्हें इसमें शर्त रखें, इन्हें आप नाम के आगे पीछे नहीं लगा सकते, क्योंकि यह एक उपाधि नहीं है, इसे दिया जा सकता है, यह एक अलंकरण है। तो दोस्तों, हमने देखा कि समानता का अधिकार मतलब मौलिक अधिकार में हमने समानता का अधिकार 14 से 18 तक देखा दोस्तों। इसके बाद आरक्षण पे हम चर्चा करेंगे, आरक्षण पे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।